स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कंज्यूमेबल आइटम्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं। ये बच्चों ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही हैं, ये काम कर रही हैं फॉर सम अदर पर्पसेस। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाती हैं। अब वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? कल्चर को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना। ठीक है बच्चों, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके। कॉमर्स को प्रमोट करना भी होता है। ठीक है बच्चों, बच्चों के अंदर कुछ अगर आर्ट है या कोई टैलेंट है तो उनको प्रमोट करना भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इस तरह के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। इनका मेन ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जस्ट लाइक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, अब पैसा इनके पास भी आता है, पैसा इन्हें भी खर्च करना पड़ता है। अब इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? ये कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे, कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे जो प्रॉफिट कमाने के लिए हो। तो इनके पास पैसा आता है डोनेशंस के ज़रिए, सब्सक्रिप्शंस के ज़रिए, उसके अलावा गवर्नमेंट से मिलती है जो ग्रांट्स, वो सब हो गई। लेगेसीज के थ्रू पैसा आता है। ये सब टर्म्स मैं आपको बता दूंगा क्या होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके अलावा इनके पास अपनी इंटरेस्ट इनकम आती है। अगर इन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो इनको रेंटल इनकम मिलती है। अगर इन्होंने कहीं अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी हो तो इनके पास ये सब सोर्सेज होते हैं पैसा आने के लिए, जिसको ये अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए और अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। खर्चे इन्हें भी करने पड़ते हैं। ठीक है ना। वो खर्चे किस तरह के होते हैं? सपोज इन ऑर्गेनाइजेशंस में कोई स्टाफ काम कर रहा है तो स्टाफ की सैलरीज देना। अगर कोई जगह किराए पे ले रखी है तो उनका रेंट देना। अगर आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस वगैरह, तो वहाँ स्टेशनरी का बहुत यूज़ होता है, तो उनको ख़रीदने में पैसा खर्च होता है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हो तो आपको स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदने में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप कोई डिस्पेंसरी चला रहे हैं या हॉस्पिटल चला रहे हैं तो वहाँ मेडिसिन खरीदने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके अलावा आपके पास जो एसेट्स होती हैं उनका इंश्योरेंस कराओगे तो उनको इंश्योरेंस की प्रीमियम भरने में पैसा खर्च होता है। एसेट्स खरीदने में पैसा खर्च होता है, जैसे मशीनरी खरीदनी पड़े या इन्वेस्टमेंट खरीदनी पड़े। ठीक है बच्चों, तो खर्चे इनके भी होते हैं, कमाई इनकी भी होती है, इसलिए इनको भी अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। इनको जो मेनली अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं बच्चों, वो होते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो इनको जो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं मेनली, वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन से थोड़े अलग तरह के होते हैं। इनके अकाउंट हुआ करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, अब ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? समझ लो अगर आपको कैश अकाउंट बनाना है, वही बस एक तरह से आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, बट एग्जैक्टली कैश अकाउंट जैसा नहीं होता, कैश बुक जैसा नहीं होता। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है बल्कि कैश बुक की समरी होता है। कैश बुक में तो हम कैश और बैंक ट्रांजैक्शन डेट वाइज लिखा करते हैं, डे टू डे बेसिस पे लिखा करते हैं, मगर ये जो होता है वो साल के आखिर में बनाया जाता है और इसमें पूरा समराइज रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक ट्रांजैक्शंस का। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमने रेंट 12 महीने पे किया होगा तो हम 12 बार नहीं लिखेंगे, हम सिंपली टोटल 12 पेमेंट्स का जो टोटल होगा वो लिख दिया करेंगे। ऐसे ही हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा या इंटरेस्ट का पैसा अलग डेज में मिलता है तो हम जोड़ के उनको लिख दिया करेंगे एक ही बार। दैट्स वाई इसको समरी ऑफ कैश बुक कहा जाता है। इसको बनाने का तरीका भी अलग होता है, वो डेट वाइज बनाया जाता है, ये साल के आखिर में बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपका LF का कॉलम मेंटेन किया जाता है, यहाँ मेंटेन नहीं किया जाता। क्लियर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेनली NPOs ही बनाती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इन शॉर्ट NPOs कहा जाता है, बट कैश बुक तो हर कोई बनाता है, NPOs ही बनाती हैं, एज वेल एज प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो बनाती हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में तो हम चलिए बच्चों आगे बात करेंगे बाद में। पहले मैं आपको दूसरे अकाउंट के बारे में बता दूं और उससे जुड़े हुए कंपोनेंट्स के बारे में बता दूं आपको। तो दूसरा जो अकाउंट इन्हें बनाना पड़ता है NPOs को या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे हम डेबिट साइड लिखा करते हैं, सारे इनकम्स हम क्रेडिट साइड लिखा करते हैं,
उससे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हम इनकम्स अपने इनकम साइड में लिखा करेंगे, यानी क्रेडिट साइड में। एक्सपेंडिचर्स हमने सारे डेबिट साइड में लिखने हैं, मेनली ऑफ रेवेन्यू नेचर। और जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर होता है, अगर इनकम ज़्यादा है तो हम लिखा करेंगे बच्चों सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा, तो हम लिखा करेंगे डेफिसिट। यहाँ पे हम प्रॉफिट या लॉस नहीं बोला करेंगे, बिकॉज दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दैट्स वाई। एक खास बात मैं आपको बच्चों बताना भूल गया इसमें अभी तक, जो इस अकाउंट के बारे में बहुत खास होती है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होती है, आप जानते ही हैं, दैट इज अक्रूवल कंसेप्ट का फॉलो करना। तो यहाँ पर भी अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, जस्ट लाइक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करके बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपका अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करके बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी इनकम्स और एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि कैश बेसिस पे। यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो गए मगर पे नहीं हुए, उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सेम फॉर इनकम, जो अर्न हो गई है मगर रिसीव नहीं हुई, उनको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसे इनकम्स और ऐसे एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर हैं, और अगर वो इस साल मिले या पे किए गए हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर। क्लियर बच्चों? तो चलिए मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों अबाउट व्हाट यू कॉल, जो जैसा मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही मैं मेनली आपसे डिस्कस करूँगा ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। अब ये कंज्यूमर आइटम्स क्या क्या होते हैं? ये कंज्यूमर आइटम्स के अंदर आपका आता है स्टेशनरी, पोस्टेज, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड मेडिसिन्स। तो बच्चों मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे स्टेशनरी को ले रहा हूँ, ठीक है। अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो, या कोई लाइब्रेरी है, तो इन सबको स्टेशनरी का बहुत यूज़ होता है। एंड इवन स्टेशनरी तो हर ऑफिस में यूज़ होती ही रहती हैं, चाहे आप डिस्पेंसरी चला रहे हो, चाहे आप जो है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हो। तो स्टेशनरी बहुत ही कॉमन आइटम होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब हमने जितनी स्टेशनरी खरीदी होती है, ज़रूरी नहीं कि वही हमारा सारा एक्सपेंस बन जाए। हमें स्टेशनरी कंज्यूम्ड या यूज ड्यूरिंग द ईयर निकालना होता है, क्योंकि जितना स्टेशनरी कंज्यूम्ड या यूज हुआ होगा उसी को एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अब शुरू करते हैं फ्रॉम स्टेशनरी कंज्यूम। देखिए बच्चों, स्टेशनरी कंज्यूम निकालने के लिए हमें स्टेटमेंट फॉर्म में किस तरह से फॉलो करना होता है, किस तरह से वो स्टेटमेंट बनाई जाती है टू फाइंड आउट द स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। स्टार्ट करिए बच्चों, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, कि आपने जितनी स्टेशनरी पेड करी है, नॉट स्टेशनरी पेड करी है, जितना पेमेंट किया है फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, उसको आपको स्टार्ट करना है उससे। देन आपको क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी में ध्यान रखना है कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको प्लस करने हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस करने हैं। अगर एडवांस कोई होगा तो ओपनिंग एडवांस प्लस करना है और क्लोजिंग एडवांस माइनस करना है। इससे आपकी क्रेडिट परचेज और स्टेशनरी निकल आएगी। चाहे मांगी हो या ना मांगी हो, स्टेटमेंट को इसी तरह से बनाइएगा बच्चों। जो नहीं होगा उनको नील लिख दीजिएगा। फिर अगर कोई कैश परचेजेस होंगी तो उसे प्लस कर दीजिए, सेल होगा तो उसको माइनस कर दीजिए, लेकिन सेल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बुक वैल्यू माइनस करनी है। इससे आपकी टोटल परचेजेस निकल आएंगी। इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिएगा फिर, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिएगा। आपका फाइनल रिजल्ट स्टेशनरी कंज्यूम निकल आएगा।
जो कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड लिखेंगे। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर से शुरू करिए, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करिए, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करिए, यानी क्रेडिटर्स में उल्टा चलना है, या ये कह लीजिए बल्कि सीधा ही चलना है, क्लोजिंग वाले प्लस ओपनिंग वाले माइनस। एडवांस अगर आपने कोई स्टेशनरी के लिए पे कर रखा है तो ओपनिंग एडवांस प्लस करना है, क्लोजिंग एडवांस माइनस करना है, ध्यान रखिएगा। क्रेडिटर्स में क्लोजिंग इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि वो इस साल के क्रेडिटर हैं, ओपनिंग इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स थे। एडवांस में ओपनिंग इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि ये एडवांस लास्ट ईयर मिला था फॉर द करंट ईयर। क्लोजिंग एडवांस इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये एडवांस अगले साल का है। याद रखिएगा, इसके बाद क्रेडिट परचेजेज आती हैं। अगर कैश परचेज दे रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो क्रेडिट परचेज ही हमारी टोटल परचेज हो जाएगी। सेल तो बहुत ही रेयर दे रखा होगा, लेकिन अगर सेल दे रखा होगा तो उसकी बुक वैल्यू माइनस करेगा, सेलिंग प्राइस नहीं। क्लियर बच्चों? उससे आपकी टोटल या नेट परचेज ऑफ स्टेशनरी निकल आएगी। उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ओपनिंग स्टॉक इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले कंज्यूम हुआ होगा, और क्लोजिंग स्टॉक इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि वो कंज्यूम्ड ही नहीं हुआ। और फाइनली आपका स्टेशनरी कंज्यूम निकल आएगा। आपको एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों कि अगर आपको सपोज क्वेश्चन में परचेजर ऑफ स्टेशनरी ही दे रखा है डायरेक्ट, तो उसके बाद अगर आपको क्रेडिटर्स दे भी रखे होंगे, एडवांस दे भी रखा होगा, तो यू हैव टू इग्नोर दैट। क्योंकि परचेजेस अगर गिवन है तो इसका मतलब क्रेडिटर्स और एडवांस का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। सिंपली स्टॉक का ट्रीटमेंट करिए, प्लस माइनस करिए, कंज्यूम निकल आएगा। याद रखिएगा, जब परचेजेस यानी टोटल परचेजेस ऑफ स्टेशनरी दे रखा हो तो। लेकिन अगर कैश परचेज दे रखा होगा तो क्रेडिटर और एडवांस का ट्रीटमेंट करना है आपको, यानी क्रेडिटर के क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस करना है, एडवांस में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस करना है, अगर कैश परचेज दे रखा हो तो। लेकिन अगर टोटल परचेजेस या नेट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी गिवन है तो उस केस में क्रेडिटर अगर दे भी रखे होंगे तो इग्नोर करना है, एडवांस दे भी रखा है तो इग्नोर करना है। क्योंकि टोटल परचेजेस या सिर्फ परचेजेस के अंदर क्रेडिटर का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, दैट्स व्हाई वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके होते हैं। कैश परचेज प्लस करके सेल माइनस करा जाता है, ये जब उनको बताया। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो स्टेशनरी आपने बेची है, अगर उस पर गेन हुआ है तो उसको इनकम साइड में लिखना मत भूलिएगा गेन को, और अगर लॉस हुआ है तो उसको एक्सपेंडिचर साइड में लिखना मत भूलिएगा बच्चों। और इसके बारे में थोड़ा बता दूं बच्चों मैं आप लोगों को, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, ये बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी तो वहाँ लायबिलिटी साइड शो किए जाएंगे। एडवांस मान लीजिए एसेट होते हैं, जब बैलेंस शीट बनाया जाएगा तो एसेट साइड शो किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, कैश परचेज क्रेडिट परचेज कहीं नहीं लिखे जाएंगे, सेल भी कहीं नहीं लिखेंगे, लेकिन गेन और लॉस मैंने बता दिया, गेन इनकम में और लॉस एक्सपेंडिचर में। ऐसे ही फिर लास्ट में स्टॉक का ट्रीटमेंट करेंगे, तो स्टॉक आपका एसेट होता है, तो ध्यान रखिएगा स्टॉक को एसेट साइड में लिखना मत भूलिएगा, और कंज्यूम तो एक्सपेंडिचर में जाता ही जाता है। आई होप बच्चों आपको ये ट्रीटमेंट ढंग से समझ में आया होगा। ये मैंने स्टेटमेंट वाइज बताया है अभी, वैसे मेनली इससे क्वेश्चन स्टेटमेंट के थ्रू ही करने चाहिए। मैं आपको इसको अकाउंट से कैसे करा जाता है वो तक भी बताऊंगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।